हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ इस टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है ऊष्मा। हमने इस पार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है, हमने जान लिया है कि किस तरीके से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाहित होती है। हमने पढ़ा है कि कैसे सुचालक और कुचालक के बीच में अंतर होता है। हमने बहुत सारी बातें इस पार्ट के अंदर जानी और सीखी। शायद वो सारी बातें आप लोगों को कुछ कुछ याद भी हो और कुछ कुछ भूल भी चुके हों। उन सभी बातों को बेटा आज हम रिकॉल करने वाले हैं अभ्यास के इन प्रश्न उत्तरों के जरिए। मैं आप लोगों को थ्रू आउट द वीडियो बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, स्किप मत करना प्लीज। मैं कोई कसम वसम नहीं दे रहा हूं, पर आपके फायदे की बात कर रहा हूं। अगर आप स्किप करोगे बेटा तो आपका ही लॉस होने वाला है। हाँ, किसी की भी वीडियो देखो, अगर लगता है कि वो आपको सही समझा रहे हैं तो पूरा पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के बारे में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बेटा बहुत जरूरी होते हैं आपको याद करने। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा अभ्यास प्रश्नोत्तरों में, तो पहला प्रश्न कह रहा है प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टर तापमापी के बीच में समानताएं और अंतर को स्पष्ट कीजिए। मैं कहता हूं कि यार एक बात सोचो कि आखिर ये दोनों थर्मोमीटर कहां कहां पर इस्तेमाल होंगे। तो डॉक्टरी वाला डॉक्टर करेगा और प्रयोगशाला वाला जो है प्रयोगशाला में होगा। प्रयोगशाला में कई चीजें ऐसी होती है जिनका तापमान बहुत ज्यादा होता है। उसको मापने के लिए हमें एक ऐसा थर्मोमीटर चाहिए होगा जो ज्यादा तापमान को माप सके। और अगर हम बात करें डॉक्टर वाले थर्मोमीटर की, तो डॉक्टर वाले थर्मोमीटर में जो रेंज होती है वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की ही होती है। उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर जाता है तो इंसान वैसे भी नहीं बचने का। तो इसीलिए डॉक्टरी थर्मोमीटर और कहीं ना कहीं प्रयोगशाला वाला थर्मोमीटर जो होता है उन दोनों में अंतर है। क्या क्या मेन अंतर है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इन सबको नोट डाउन कर लेना, जरूरत महसूस हो तो बेटा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहां लिखा हुआ है समानताएं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि उन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या क्या है, क्या क्या दोनों में एक जैसी बात है। दोनों में लंबी, बारीक और एक समान व्यास की कांच की नली होती है, यानी नली के व्यास में कोई फर्क नहीं होता। उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले तापमान मापी जो धातु होता है उसमें भी कोई अंतर नहीं होता। दोनों बल्ब में पारा ही भरा होता है, यानी कि अगर आप बात करें उसके अंदर के धातु की, तो पारा अपने आप में धातु है जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं बेटा, और उसको निर्देशित करते हैं हम Hg से। किससे? Hg से। अंतर, डॉक्टरी थर्मोमीटर से हम 35 से लेकर 42 तक के ताप को माप सकते हैं। डिग्री सेल्सियस है ये, 35 से 42। अब कहोगे सर हमारा बॉडी का टेम्परेचर तो 98 होता है, जब डॉक्टर बोलता है तुम्हें तो 100 बुखार है। बेटा वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि इसकी एक छोटी स्केल। तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में अंतर है। डिग्री सेल्सियस बड़ी स्केल है और डिग्री फ़ारेनहाइट छोटी स्केल है। तो हमारे शरीर का जो तापमान आपने सुना है ना 100 होता है बुखार में, या 100 से ऊपर 104 तक भी जाता है, वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता है बेटा। खुद ही सोच कर देखो, 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी उबल जाता है, तो भला 100 डिग्री सेल्सियस हमारा बुखार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रखना। उसके बाद डॉक्टरी थर्मोमीटर में जो रेंज है वो तो 35 से 42 होता है, जबकि प्रयोगशाला में जो होता है उस तापमापी के अंदर -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डॉक्टरी थर्मोमीटर से हम मानव शरीर का ताप माप सकते हैं, परंतु प्रयोगशाला तापमापी से नहीं माप सकते। डॉक्टरी थर्मोमीटर जो है उससे हम माप सकते हैं। अब कहोगे सर ऐसा क्यों होता है? एक और अंतर भी पाया जाता है इन दोनों के बीच में। डॉक्टरी थर्मोमीटर के अंदर बेटा किंक पाया जाता है। किंक एक छोटा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, एक उभरी हुई संरचना होती है थर्मोमीटर के अंदर, जो तापमान को अपने आप गिरने से रोकता है, जबकि प्रयोगशाला थर्मोमीटर में किंक नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी के उदाहरण दीजिए। ऊष्मा चालक वो वस्तुएं होती हैं बेटा जो ऊष्मा को अपने अंदर से प्रवाहित कर सकती हैं, और ऊष्मारोधी वो वस्तुएं होती है जो अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाहित नहीं कर सकती है। ऊष्मा चालक ऊष्मा को प्रवाहित करती है, यानी सुचालक होती हैं, और ऊष्मारोधी नहीं करती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे आसपास में। उदाहरण के लिए चालक में सभी धातुएं आ जाएंगी बेटा, एल्यूमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब। सबसे अच्छा चालक कहे कोई ऊष्मा का कौन है? अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक कौन है, कौन सा धातु है, तो आप बेटा कॉपर बोलेंगे, यानी तांबा। समझ में आ गया? ऊष्मारोधी में बेटा लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये सब ऊष्मारोधी में आ जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बहुत सारे प्रश्नों के इनमें से उत्तर आप लोगों को पहले से आते होंगे। आप बिलीव इन यू, मुझे आप पर पूरा पूरा भरोसा है।
आपको भी है या नहीं है? बताओ मुझे कमेंट करके। क्या आप लोगों को खुद पर भरोसा है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना बेटा। तो हमारे पास पहला रिक्त स्थान दिया गया है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी डैश द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा प्राप्त होती है? बताओ। उसके ताप के द्वारा। उसको किससे नापा जाता है, मापा जाता है? तो वो ताप मापी है बेटा। ठीक है, कितनी गर्म है कितनी ठंडी है किससे पता चलेगा? सोचो, किससे पता चलेगा? ताप से पता चलेगा। उसके बाद है बेटा, उबलते हुए पानी का ताप डैश तापमापी से नहीं मापा जा सकता। किससे मापा जा सकता है? पहले तो वो सवाल उठता है जी, माप सकते हैं किससे? जो प्रयोगशाला वाला तापमापी है, क्योंकि उबलता हुआ पानी 100 डिग्री सेल्सियस, उससे हम अपने शरीर के तापमान वाले मापी यंत्र जो है, जिसे आप कहते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर, उससे हम नहीं माप सकते हैं। माप सकते हैं किससे? प्रयोगशाला वाले से। तो कह रहे किससे नहीं माप सकते, तो आप लिखेंगे डॉक्टरी। ताप को डिग्री डैश में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी, पर आप सेल्सियस लिखना क्योंकि आपके सिलेबस में सेल्सियस की ही बात की गई थी। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को डैश कहते हैं, यानी एक ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है पर उसमें कोई माध्यम नहीं होता, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण। स्टील की एक डंडी या एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, ठीक है, रख दो, क्या प्रॉब्लम है? यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण डैश प्रक्रम द्वारा करेगी। किसके द्वारा करेगी बताओ? अभी हमने इसमें तो विकिरण लिखा, इसमें क्या होगा? संवहन, है ना? क्या होगी? संवहन होगी या फिर कुछ और? सोचो सोचो सोचो। या चालन होगी? चालन होगी, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा डैश रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। अब अधिक आ जाए तो गाढ़ा, अधिक आ जाए तो गाढ़ा, और कम आए बेटा तो हल्का, ये लिखना है आपको। तो यहाँ गाढ़ा या फिर डार्क लिख सकते हो, गहरे लिख सकते हो। नेक्स्ट है, कॉलम ए में दिए गए स्थानों को कॉलम बी से मिलाना है हमें। कॉलम ए कॉलम बी आपके सामने है बेटा। आपको पता होगा कि गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में बेटा हम गाढ़े रंग के और मोटे कपड़े पहनते हैं, जिससे कि ऊष्मा बनी रहे हमारे शरीर में। कोई स्वेटर बेटा हमें ऊष्मा नहीं देती है, बल्कि वो हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखें कि गर्मियों में हम हल्के कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने और सूती कपड़े पहने। गर्मियों में मतलब जिसमें स्वेट को सोखने की ताकत हो, और सर्दियों में बेटा हम मोटे कपड़े पहनेंगे, ठीक है, और ऐसे कपड़े पहनेंगे जो कि ऊनी हो, क्योंकि ऊन ऊष्मा रोधी होते हैं। अब कहता है कि आपने कॉलम ए को कॉलम बी में मिलान करना है। थल समीर के बहने का समय कब होता है? खुद सोचो कि समीर मतलब हो गया ठंडी हवा। थल से ठंडी हवा कब चलेगी, रात में या सुबह? सोचकर बताओ। मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं। रात के समय बेटा और दिन के समय, दोनों समय में थल और जल समीर का अलग अलग समय होता है। थल समीर तब बहेगा जब थल का तापमान कम होगा, जल का तापमान ज्यादा होगा, और जल समीर तब बहेगा जब जल का तापमान कम होगा, थल का तापमान ज्यादा होगा। मैं आपकी सहूलियत के लिए बता दूं, थल पर होती है रेत, और रेत का एक बहुत अच्छा फीचर है बेटा, एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रेत जो है बेटा वो बहुत जल्दी आप कह सकते हो, बहुत जल्दी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और बेटा छोड़ भी देता है। तो बताइए कब होगा? सोच कर दो जवाब, कब होगा? तो कहता है कि थल समीर के बहने का समय कब होगा, दिन में या रात में? रात में होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रेत रात में ठंडी हो जाती है। समुद्र समीर बहने का समय ऑब्वियसली अगर ये रात में है तो वो दिन में होगा। गहरे रंग के कपड़े कब पसंद करते हैं हम जी? सर्दियों में। हल्के रंग के कपड़े कब पसंद करेंगे? गर्मियों में। तो ये लिख देंगे, थल समीर रात में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, थल समीर कब बहता है और जल समीर कब बहता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास प्रश्न संख्या 5। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई के कई परतों वाली अगर हम वस्त्र को पहने तो ज्यादा अच्छी, मतलब आपको कह सकते हैं ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ज्यादा अच्छा गर्मी महसूस होगा आपको। क्यों? सर्दियों में एक मोटे वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई के कई परतों को या कई परतों से बने हुए वस्त्र को पहनने से हमें ज्यादा गर्मी मिलेगी, क्योंकि कई परतों के बीच में हवा फंस जाएगी, और हवा जो है बेटा सबसे अच्छी कुचालक है ऊष्मा की। तो जब उसके बीच में हवा फंसेगी तो
तो कहीं ना कहीं ऊष्मा का आदान प्रदान होना रुक जाएगा, और जब ऊष्मा का आदान प्रदान होना रुकेगा तो बस गर्मी का प्रवाह हमारे शरीर से बाहर की ओर होना बंद हो जाएगा। यही बात यहां पर लिखी है, पढ़ सकते हो आप बेटा। चित्र 4.13 को देखिए, जैसा कि आपको है दे रखा है यहां पर। इसमें कहां चालन हो रहा है? चालन होता है बेटा धातुओं के अंदर, संवहन होता है बेटा द्रव्य के अंदर, और विकिरण होता है बेटा जिसमें कोई वस्तु दूर से ही गर्मी को अवशोषित कर लेता है बिना माध्यम के, तो उसे हम विकिरण कहते हैं। जैसे सूरज की रोशनी बेटा, हमारे पृथ्वी पर जो सूरज की रोशनी पड़ती है बेटा, उसकी वजह से हमारे आकाश गंगा या फिर कह सकते हो यूनिवर्स के बाहर वाला जो होता है ना, हमारे अर्थ के बाहर वाला तापमान वो नहीं बढ़ता, सिर्फ धरती गर्म होती है। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर विकिरण के द्वारा हो रहा है ये। तो इसके उत्तर में बेटा ये आप लिख लेना। बाकी यहां पर देखो कहां कहां पर हो रहा है चालन, जो है वो बर्नर से पानी, बर्नर से हो रहा है, पानी बर्नर से पानी की तरफ जा रहा है, संवहन पानी के अंदर, और विकिरण बर्नर से बर्तन। समझ में आ गया? तो यानी यहां पर तो विकिरण हो गया, इसके अंदर यहां से लेकर जो पानी में जा रहा है वो आपका क्या हो गया बेटा? बताओ बताओ क्या हो गया? संवहन हो गया। और यहां से, यहां जो जाली है, इस जाली से लेकर बर्तन तक जो जा रहा है इसे कहेंगे हम चालन। गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारें या दीवारों पर श्वेत यानी कि सफेद पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए क्यों? क्योंकि सफेद पेंट जो होता है वो ऊष्मा को कम अवशोषित करता है बेटा, और गर्म इलाकों में गर्मी ज्यादा होती है तो धूप की किरणों से और ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, इसलिए बाहर हल्के रंग के या सफेद रंग के पेंट कराए जाते हैं, जिससे कि ऊष्मा जब उसके ऊपर पड़े तो परावर्तित होकर बहुत कम ऊष्मा वो अवशोषित करे। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, गहरे रंग की अपेक्षा अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, गहरे रंग मतलब अपेक्षाकृत, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद, सर्दियों में ऑब्वियसली सर्दियों में सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े उसमें विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये दीवार पर भी यही नियम लागू होता है? कहोगे यार ये तो कपड़ों के बारे में बता रहा है। अगर यही सेम प्रश्न बेटा कपड़ों से संबंधित आ जाए तो उत्तर यही लिखना है आपको, बस ये लाइन लास्ट वाली काट देनी है, और वहीं पर अगर दीवारों वाला आ जाए तो ये लाइन के साथ ये भी लिख देनी है। तो आप ये दोनों फ्यूज करके लिख सकते हो। 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता है। तो बताइए कि उसका तापमान कितना होगा? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर ऐसा होगा 30 + 50 कितना हो जाएगा? 80, दोनों मिल गए ना तो जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है बेटा। एक ठंडी है, देखो अगर मैं 50 डिग्री सेल्सियस बोलूं तो उसके मुकाबले 30 डिग्री सेल्सियस वाला पानी ठंडा है। दोनों को जब हम मिलाएंगे तो तापमान ना तो ठंडा रहेगा ना गर्म, यानी 30 से 50 के बीच में आ जाएगा। कुछ बच्चे 80 सोचते हैं, कुछ बच्चे इन दोनों का एवरेज निकालते हैं कि जी 80 है प्लस में मतलब 30 है, 50 से जोड़ लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, 40 आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको बस रेंज लिख देनी है कि हमें नहीं पता कितना होगा, कई कारणों पर निर्भर करता है। हो सकता है 30 वाले जल की मात्रा ज्यादा हो और 50 वाले की कम, 50 वाले की ज्यादा हो 30 वाले की कम, तो उसमें तापमान आपका 30 से 50 के बीच में ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे हुए 40 डिग्री ताप के जल में डुबाया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा बताइए क्या प्रवाहित होगी? नहीं। जब दोनों तरफ बेटा तापमान समान है तो ऊष्मा का प्रवाह होता ही नहीं है। ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की तरफ चलती है। अब क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस का ही लोहा है और 40 डिग्री सेल्सियस का ही पानी है, दोनों का तापमान बराबर है, तो ऊष्मा का प्रवाह होगा ही नहीं। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा गर्म वस्तुओं से ठंडे वस्तुओं की तरफ ही होता है। तो ये उत्तर में आप यहां पर डाल देंगे। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसके द्वारा उसका दूसरा जो सिरा है वो चालन के कारण ठंडा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। लकड़ी एक इंसुलेटर है बेटा, यानी कुचालक है, उसमें से तो ऊष्मा पास ही नहीं होगी, तो इसीलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद है स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या हो सकता है? यही बेटा कि कॉपर जो है वो एक अच्छा चालक है। कॉपर बहुत बढ़िया ऊष्मा का चालक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। यही आपको लिखना है। बस ये हमारे पास सभी प्रश्न थे। उम्मीद है बेटा कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बाकी कोई और भी डाउट है, कोई और क्वेरी है, किसी और क्वेश्चन में फंसे हुए हैं आप, या फिर आप लोगों को असाइनमेंट दिया गया है वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर
भेज सकते हो और मेरे को जैसे ही टाइम लगता है तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय। चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।